ओके, तो टॉपिक क्या है? नेचुरल फार्मिंग, है ना। आज का टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने एक नेचुरल फार्मिंग पे एक कॉन्क्लेव को एड्रेस किया है ना। कॉन्क्लेव मतलब एक मीटिंग, है ना। मीटिंग, ग्रुप ऑफ पीपल्स के मीटिंग को, है ना। नेचुरल फार्मिंग पे जो मीटिंग था उस कॉन्क्लेव को, उसको एड्रेस किया है पीएम ने। और अभी हाल के दिनों में नेचुरल फार्मिंग को काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इस पे काफी डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्टिलाइजर बेस्ड फार्मिंग है ना, जो कि उर्वरक के आधार पे जो हमारी कृषि है वो काफी हार्मफुल है, ह्यूमन्स के लिए भी, नेचर के लिए भी, है ना, और सॉइल के लिए भी। ओके, एनवायरमेंट के लिए भी, ह्यूमन्स के लिए भी और सॉइल के लिए भी। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन हमने क्या किया? फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, है ना, खासकर यूरिया, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है सबसे ज्यादा। तो हमने क्या किया? ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद एक ग्रीन रिवोल्यूशन के डिमेरिट भी रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमने अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर सब्सिडी दी जा रही थी फर्टिलाइजर्स पे, खासकर यूरिया पे, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर पे। तो इसके कारण हमने बहुत ही बड़े ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज किया और उसका काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिला है हेल्थ पे भी, इन्वायरमेंट पे भी और सॉइल पे भी। सबसे ज्यादा सॉइल पे, है ना, और हेल्थ पे भी कई सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब के इस्तेमाल करने से हो रही है ना। तो इन सारी चीजों को, इन सारे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट अपनाया है। वो कंसेप्ट बहुत पहले से था। 1975 में एक जापानीज फार्मर ने वो कंसेप्ट दिया था नेचुरल फार्मिंग का। बट हमने अभी इस चीज पे डिस्कशन करना स्टार्ट किया है, अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट को जब हम देख रहे हैं, है ना, उस स्थिति में। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग होता क्या है? नेचुरल फार्मिंग सिंपल सा चीज है। नेचुरल फार्मिंग मतलब जो भी चीज हम इनपुट्स यूज करेंगे वो नेचर बेस्ड होना चाहिए, है ना। चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, कुछ भी हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो नेचर बेस्ड होना चाहिए। हम बाहर से आर्टिफिशियल कुछ भी बना के उसे नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल फ्री फार्मिंग। केमिकल फ्री मतलब कोई भी केमिकल्स यूज नहीं कर रहा है। केमिकल्स का मतलब जो लेबोरेटरी में हम तैयार करते हैं केमिकल, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो कोई भी केमिकल हमें यूज नहीं करना है। उसे हम दूसरे फॉर्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक छोटा रूप है नेचुरल फार्मिंग का, है ना। नेचुरल फार्मिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें नेचर में जितनी भी चीजें हैं उसको यूज करना है ना। फार्मिंग में जो भी सपोर्ट हो सकता है नेचर से सपोर्ट लेना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ इनऑर्गेनिक चीजों को यूज नहीं करते, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करते, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचर का और भी सपोर्ट लेना है। अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर हमें और भी सपोर्ट लेकर सॉइल को इनरिच करना है, सॉइल को रीजनरेट करना है, तो वो होगा नेचुरल फार्मिंग। केमिकल फ्री फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक बेस्ड। और हमारी नेचुरल फार्मिंग कैसी होगी? लाइव स्टॉक, यानी फार्मिंग के साथ साथ हम लाइव स्टॉक भी रेज करेंगे। लाइव स्टॉक मतलब जीव जंतु जो मवेशी यूज करते हैं, है ना, उसको लाइव स्टॉक को रेज करेंगे और उसके जो प्रोडक्ट्स है, लाइव स्टॉक के जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना, जैसे यूरिन या फिर गोबर, है ना, उसका, तो उसको हम यूज करेंगे खाद के रूप में, है ना। इसलिए लाइव स्टॉक को भी साथ में हमें रेज करना है ताकि हम बैलेंस बना सके। नेचुरल फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर नेचर से अलग नहीं है, ये समझना है। एग्रीकल्चर नेचर से अलग नहीं है, एग्रीकल्चर को एक नेचुरल प्रोसेस मानना है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री मतलब एक अलग से हम मानव जनित प्रोसेस हम इसको समझ रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचर के साथ बैलेंस में इसको लेके चलना है। इसलिए लाइव स्टॉक को साथ में रेज करना है ना। उसके प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। एग्रीकल्चर सपोर्ट करेगा लाइव स्टॉक को और लाइव स्टॉक सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को, है ना। एग्रीकल्चर कैसे सपोर्ट करेगा? जो भी फॉडर्स हम उगाएंगे, है ना, वो हम लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए देंगे। अभी क्या करते हैं, बहुत सारे रेडीमेड फॉडर्स भी हम यूज करते हैं, है ना, जो कि इंडस्ट्री में बना होता है। तो हम वहां पे वो चीजें नहीं करेंगे, सारी चीजें नेचुरल रखेंगे। लाइवस्टॉक इट इज अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स। देखिए नेचुरल फार्मिंग कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मीनिंग है कि केमिकल्स यूज नहीं करना है ना, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज नहीं करना है हमें, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करने हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट। इसमें क्या है, फार्मिंग कैसे करना है, सिस्टम में इंटीग्रेट क्रॉप्स ट्रीज एंड लाइव स्टॉक, ये तीनों चीजों को कॉम्प्लीमेंट्री, एक तीनों चीजों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अभी आगे पढ़ाएंगे नेचुरल फार्मिंग में कैसे इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे लाइव स्टॉक की मदद से हम फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, कैसे ट्रीज की मदद से हम फार्मिंग को, क्रॉप्स को बेहतर बना सकते हैं या सॉइल को बेहतर बना सकते हैं। तो इन तीनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, उसी को कहेंगे नेचुरल फार्मिंग, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्म में और इसमें डिफरेंस समझ में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ फर्टिलाइजर की बात करते हैं, है ना, जो इनपुट्स दे रहे हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ और भी सपोर्ट हम नेचर से लेते हैं, नेचर को ही, मतलब एग्रीकल्चर को नेचर के साथ ही इंटीग्रेट करते हैं, उसी को कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, है ना। कैसे ट्रीज और लाइव स्टॉक का यूज करके हम फार्मिंग को और भी बेहतर बनाते हैं, वही है नेचुरल फार्मिंग। allowing the optimum use of functional biodiversity, functional biodiversity का मतलब जो फंक्शन में है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंस है हमारा, है ना, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का डिपेंडेंस है एनिमल्स पे, एनिमल्स का डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, हमारा डिपेंडेंस है पौधों पे, पौधों का डिपेंडेंस है ट्री पे, ट्री का डिपेंडेंस है एनिमल्स पे। तो एक क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी है हमारा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, जिसमें डिफरेंट स्पेसीज के फ्लोरा एंड फौना है, वो एक दूसरे पे निर्भर है, फंक्शन है ना, एक दूसरे के फंक्शन के साथ कर रहे हैं। अगर एक भी बैलेंस बिगड़ता है तो पूरा नेचर बिगड़ सकता है, उसी को कहते हैं फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा एंड फौना है, जो उनकी डाइवर्सिटी है वो एक दूसरे पे आधारित है, एक दूसरे पे निर्भर है, उसी को कहते हैं फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। तो इसी रिलेशन को, इसी फंक्शन को इस्तेमाल करके हमें एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है, इसी को कहा गया है नेचुरल फार्मिंग। इट बेनिफिट्स फार्मर्स एज वेल एज डिलीवरिंग मेनी अदर बेनिफिट्स। देखिए फार्मर्स को कैसे बेनिफिट करेगा, इनपुट कॉस्ट उनका कम हो जाएगा अगर वो नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा, फार्मर्स का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है फर्टिलाइजर्स पे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पे, है ना, तो वो उनका खर्च कमेगा। दूसरी बात, दूसरा क्या होगा कि उसके साथ साथ वो लाइव स्टॉक भी रेज करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड होगा, है ना। ट्रीज भी बनाएंगे तो हो सकता है उसका लकड़ी भी बेच सके, है ना, या ट्री से जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग मतलब तीनों एक साथ करना है, क्रॉप, ट्रीज और लाइव स्टॉक, तो तीनों से उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा और साथ ही साथ जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है, क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो रही है फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण, वो रिस्टोर होगा। उसके अलावा इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट का भी हेल्थ होगा, जो फर्टिलाइजर से जो रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना, या फिर ह्यूमंस में जो इनहेल करते हैं हम लोग, वो सब कम होगा। रिड्यूसिंग लिमिटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इन इन इंडिया नेचुरल, ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है भारतीय प्राकृतिक
कृषि पद्धति प्रोग्राम के अंदर जो परंपरागत किसी विकास योजना के अंदर काम करता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग। कंपोनेंट क्या है? पहला है जीवामृत। जीवामृत है ना। जीवामृत क्या है? जीव का जो भी एक्सक्रेटा है, एक्सक्रेटा किसको बोलते हैं, है ना, जो भी यूरिन है या फिर जो भी गोबर जिसको बोलते हैं, उसको हमें यूज करना है सॉइल में, है ना, ताकि उसके सॉइल की फर्टिलिटी को हम बढ़ा सके। जैसे गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहेंगे जीवामृत। तो इसलिए हमें लाइव स्टॉक रेज करना है ताकि उसका हम जो भी है गोबर या एक्सक्रेटा है ना, यूरिन, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है? पत्तों के लीव्स के द्वारा या फिर पेड़ को ऊपर से ढक दिया जाता है ना, ऊपर से ढक दिया जाता है। देखे होंगे कभी गाँव में क्रॉप्स को या सॉइल को ऊपर से ढका रहता है। जब सॉइल खाली भी रहेगा तो उसको ऊपर से ढका रहेगा पेड़ पौधा या पत्ता से, है ना। कभी कभी क्रॉप्स को भी ऊपर से ढक दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो लॉस नहीं होता एनवायरमेंट में, क्योंकि वो खुला रहेगा तो इवापोरेशन होगा, है ना। और इसलिए उसे पत्तों से या फिर पेड़ से ढक दिया जाता है, जिसको कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग मतलब ऊपर से ढक देना, है ना, पेड़ या पौधों या किसी भी पत्तियों से। इससे क्या होगा? सॉइल का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा, है ना। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग माइक्रोक्लाइमेट यूजिंग डिफरेंट मल्चिंग विद ट्री क्रॉप बायोमास टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, है ना। मल्चिंग समझ गए। जीवामृत समझ गए कि जो भी एक्सक्रेटा है, एनिमल एक्सक्रेटा, जैसे यूरिन या फिर डंग, है ना, उसको यूज करना, उसको फर्टिलिटी के लिए यूज करना। आपने देखा होगा कई सारे गांव में, है ना, खेतों में ये सब डाला जाता है। आटा, हाँ, खाद खाद के रूप में। ओके, नेक्स्ट है बीजामृत। बीजामृत में क्या करते हैं? जो बीज होता है ना, जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, सीड्स को ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? यूरिन के साथ या फिर गोबर के साथ, मतलब जो एक्सक्रेटा है उसके साथ उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो शुद्ध हो थोड़ा, है ना, उसमें वो ना लगे, मतलब कीड़े ना लगे सीड्स में, है ना। तो उसको कहते हैं बीजामृत। तो इसमें क्या करते हैं? द प्रोसेस इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स यूजिंग काउ डंग, यूरिन एंड लाइम वेस्ट फॉर्मुलेशन, है ना। काउ डंग या यूरिन के साथ उस सीड्स को, सीड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, सीड को मतलब धोए हुए सुखाए, है ना, ताकि उसमें वो खराब ना हो सीड, है ना, और उसकी उसकी फर्टिलिटी बढ़े। बीजामृत हो गया। प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या करते हैं? कुछ बायोलॉजिकल प्लांट प्रोटेक्शन में क्या करते हैं? कुछ बायोलॉजिकल कॉन्कोक्शन को यूज करते हैं। कॉन्कोक्शन मतलब होता है मिश्रण। कुछ बायोलॉजिकल मिश्रण को कुछ बना दिए, है ना, घोल बना दिए किसी तरह से, डिफरेंट चीजों का मिला के घोल बना के उसको डालते हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में, मतलब नेचुरल पेस्टिसाइड से ये, है ना। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या करेंगे? बायोलॉजिकल मिश्रण को, है ना, बायोलॉजिकल मिश्रण को, कुछ कुछ चीजों का मिश्रण बना के उसमें उसमें डालेंगे प्लांट्स पे, जैसे इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, उसी तरह एक मिश्रण बायोलॉजिकल चीजों का, बायोलॉजिकल मतलब जो हमें प्लांट से मिल जाए, है ना, जो ट्री से कुछ मिल जाए उसका घोल बना के उस पर छिड़कते हैं, जो बायोलॉजिकल होता है, जो इंसेक्टिसाइड हार्मफुल नहीं होता है, उसका करेंगे। वापसा में क्या करते हैं? वापसा में वापसा में क्या करते हैं? सॉइल में आपको पता है अर्थवॉर्म्स होते हैं। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? तो सॉइल में छेद करते हैं। अर्थवॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सॉइल के लिए। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? सॉइल में छेद करते हैं, है ना। हाँ, हाँ, ऊपर के सॉइल को नीचे लाते हैं ढोकर, या फिर एक और काम करते हैं, होल करते हैं जिससे एयर पास हो सके। अगर अर्थवॉर्म नहीं रहे तो पूरा बंद रहेगा सॉइल, उससे एयर पास नहीं होगा, और एयर पास नहीं, सॉइल भी वो लेता है, सॉइल भी ब्रीथ करता है ना, सांस लेता है। तो अगर एयर पोर्स नहीं रहेंगे तो सॉइल ब्रीथ नहीं कर पाएगा, है ना, और डाई हो जाएगा। तो इसीलिए अर्थवॉर्म्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं इसमें? वापासा में क्या करते हैं? अर्थवॉर्म्स को मतलब वो करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, अर्थवॉर्म्स को एक्टिवेट करते हैं, कुछ नेचुरल चीजों के द्वारा अर्थवॉर्म्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि अर्थवॉर्म्स वो काम कर सके, है ना।
तो ये सारे कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। यही सारे कंपोनेंट है जो कि जिसके द्वारा हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और ये सारे कैसे हैं, नेचुरल हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। अब ये तो ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होंगे, बहुत सारे बेनिफिट है, नेचुरल बेनिफिट है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, सॉइल फर्टिलिटी इससे बनेगी, इनपुट कॉस्ट कम होगा तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम होगा, एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे लाइव स्टॉक और ट्रीज को रेज करेंगे तो, है ना, क्योंकि मल्चिंग के लिए हमें ट्रीज चाहिए, ट्रीज के पत्ते चाहिए, है ना, तो ट्रीज भी हम एक साथ उसको उगाएंगे, है ना, मल्चिंग के लिए। तो ट्रीज के द्वारा जो दूसरे प्रोडक्ट मिलेंगे उससे भी उनको फायदा होगा, और लाइव स्टॉक के द्वारा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। सॉइल फर्टिलिटी को हम रिस्टोर कर पाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को कम करते हैं। इन्वायरमेंटल जो हेल्थ है, जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल हेल्थ का मतलब पूरे इन्वायरमेंट जो भी गैसेस रिलीज हो रहे हैं फर्टिलाइजर्स के द्वारा, वो रिलीज कम हो जाएगा, है ना। तो वाटर पोल्यूशन और जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब खेत से जो पानी बह के नदियों में जाता है, वो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन करता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करता है ना। उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो एक बार फूड साइकिल में चला गया तो सारे में सर्कुलेट होता है ना, जितने भी उस फूड साइकिल्स के कंपोनेंट हो वो सब में वो जाएगा इंसेक्टिसाइड, और वो भी बढ़कर, जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैसे सबसे नीचे वाले को कम जाएगा, उसको जो कंज्यूम करेगा उसको ज्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा उस पे इफेक्ट होगा इंसेक्टिसाइड का, उसको जो कंज्यूम करेगा उसका 10 गुना ज्यादा इफेक्ट होगा। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बढ़ता जाता है। जैसे मछली है, तो अगर वाटर में कोई केमिकल है तो मछली ने कंज्यूम किया, है ना, जैसे एक होता है मिनामाटा डिजीज, मरकरी के कंजम्पशन से, तो मरकरी मान लीजिए पानी में है तो मछली ने उसको खाया, फिर मछली को जब हम खाएंगे तो उससे 10 गुना इफेक्ट हमारे अंदर ज्यादा होगा, तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उस चीज को हम रोक सकते हैं, यानी हम एनवायरमेंट के हेल्थ को रोक सकते हैं, फूड साइकिल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फूड साइकिल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी जो असर होता था उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सारे ऐसे गैस रिलीज होते हैं फर्टिलाइजर से, इंसेक्टिसाइड से, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, है ना, उसको भी हम कम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी और भी चीजें हैं, जैसे हम ट्रीज को बढ़ावा देंगे तो उससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, है ना, ट्रीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे भी होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस तरह के बेनिफिट है, लेकिन इश्यूज क्या है, कुछ इसके साथ इश्यूज भी है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ चैलेंजेस भी है जो हमें नेचुरल फार्मिंग करने में बाधा पहुंचा सकते हैं या इशू क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या है इशू, सबसे पहला है डिक्लाइन इन यील्ड्स। जैसा देखा गया है कि सिक्किम हमारे यहाँ पहला स्टेट है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक स्टेट था, है ना, सिक्किम वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। लेकिन वहां देखा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद उनका यील्ड कम हो गया है ना, उनकी उपज कम हो गई है, मतलब जिस तरह से फर्टिलाइजर यूज करने पे जो उपज होती थी उससे काफी कम उपज हुई है। तो ये एक चैलेंज है, एक दिमाग में आएगा ना फार्मर्स के कि हम क्यों करें, हम नेचुरल फार्मिंग क्यों करें, जब हमारा उपज ही कम हो जाएगा तो हम क्यों इसको, कैसे उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। उतने तो वो अवेयर नहीं है, इन्वायरमेंटल अवेयर, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो करेंगे। पहला वो क्या देखेंगे फार्मर्स, अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो जब उनके पास ये आएगा एग्जांपल कि चले नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद यील्ड कम हो गया है, तो एक नेगेटिविटी, एक चैलेंज है नेचुरल फार्मिंग को अपनाने में। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा वहां पे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा फार्मर्स को, है ना, कि जो भी उपज कम होगी उसका जो कॉम्पनसेशन होगा हम प्रोवाइड करेंगे आपको, लेकिन आप कीजिए ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोशन मिल सके। तो पहला इशू है, पहला चैलेंज है वही डिक्लाइन इन यील्ड, है ना। दूसरा है अनेबल टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। अनेबल टू बूस्ट फार्मर इनकम सिर्फ इसी से रिलेटेड है, यील्ड से, यील्ड कम होगा तो फार्मर्स का इनकम बूस्ट नहीं होगा, और ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। जैसे आप जो पेड़ लगा रहे हैं वो आपको तुरंत नहीं देगा, है ना, वो लंबे समय में आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। आप जो एनिमल रेज कर रहे हैं लाइव स्टॉक, वो लंबे समय में आपको बेनिफिट करेगा। आप चाहें कि इसी साल फसल लगाया और इसी साल बहुत बेनिफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो फार्मर्स को ये विश्वास दिलाना कि ये लंबे समय में इन्वायरमेंट को भी हेल्प करेगा और आपको भी, आपके इनकम को भी इनहेंस करेगा, ये हमारे लिए एक चैलेंज है ना, इशू है। तीसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। देखिए देखा गया है वैसे फार्म्स, वैसे खेत जहां पे कम फर्टिलाइजर यूज होता था, तो वहां तो हम
नेचुरल फर्टिलाइजर या फिर ये जीवामृत ये सब से काम चला दे रहे हैं, है ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जहाँ पे कम फर्टिलाइजर यूज हुआ करता था हिस्टोरिकली, जहाँ पे कम ही फर्टिलाइजर यूज हुआ करता था, वहाँ पे ये तो नेचुरल फार्मिंग काम कर रहा है, क्योंकि हम इन सब से ही न्यूट्रिएंट्स को हम रिवाइव कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, वो जनरली नाइट्रोजन डेफिशिएंट है ना, नाइट्रोजन की उसमें कमी है। तो जहाँ पे कम ही फर्टिलाइजर यूज होता था, तो वहाँ तो इन सब से काम चल रहा है। लेकिन वैसे खेत जहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन होता था, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज होता था, वहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। मतलब जो फर्टिलाइजर जो काम कर दे रहा था, न्यूट्रिएंट्स को रिवाइव कर रहा था, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ रहा था, है ना। तो ये देखा गया है कि जहाँ पे कम फर्टिलाइजर यूज हो रहा था जिन खेतों में, वहां तो ये काम कर रहा था, काम करने लगा है। बट जहाँ पे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता था जिन खेतों में, वहां पे ये काम नहीं कर रहा है, वहां पे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रह जा रही है ना। उसके बाद लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल इनपुट। अब ये नेचुरल इनपुट्स की जो हम बात कर रहे हैं कि ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, जीवामृत डाल देंगे, है ना, बीजामृत कर देंगे, इसमें प्लांट प्रोटेक्शन में बायोलॉजिकल घोल बना के डाल देंगे, मिश्रण डाल देंगे। तो ये सब की अवेलेबिलिटी भी तो कम है, शहरों के बढ़ने के कारण, है ना, अर्बनाइजेशन, फास्ट अर्बनाइजेशन होने के कारण इन सारी चीजों की कमी भी तो हो रही है। अब लाइव स्टॉक को कितने लोग करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो लास्ट में आपको लिखना है कि ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अब जब तक हम इन चैलेंजेस को, इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं, तब तक ये जो हमारा विजन है या हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, है ना। कंक्लूजन में ये लिखना है कि ये सारे चैलेंजेस हैं, जब तक हम इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करते हैं, है ना, जब तक इन चीज को प्रॉफिटेबल नहीं बनाते हैं, फार्मर्स को अवेयर नहीं करते हैं, तब तक हम नेचुरल फार्मिंग को सही तरीके से सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे, है ना। ओके।